नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे आज हम। और ये एग्ज़ाम आपके यानी कि जो हिंदी व्याकरण के ये प्रश्न है जो रीट, सी टेट, यूपी टेट यानी कि ऑल स्टेट जो टेट एग्ज़ाम है उनमें, और इसके अलावा हिंदी जो जिन भी एग्ज़ाम में आती हैं उनके लिए 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल, ये जो एग्ज़ाम के जो लेवल है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसी अनुसार बनाए गए हैं मित्रों। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। पहला प्रश्न क्या है मित्रों, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द कौन सा है ये पूछा है, ठीक है। तो इनमें से एक विकल्प में तद्भव है, बाकी जो 3 विकल्प है उनमें तत्सम आ रखा है, ठीक है। तो देखिए विकल्प है आपके पास कूप, केला, काक या कपाट। तो आपको बता दूं जो कूप है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा मित्रों, इसका तद्भव होगा कुआं, ठीक है। इसका हो जाएगा कुआं। तो ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, ये नहीं होगा, ठीक है। काक की बात करूँ तो काक भी तत्सम है और जिसका तद्भव होगा मित्रों कौवा। कौवा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या हो जाएगा, काक। कपाट की बात करूँ तो कपाट भी तत्सम शब्द है और ये किसका तत्सम है, यानी कि इसका तद्भव क्या होगा मित्रों, इसका तद्भव हो जाएगा किवाड़। क्या हो जाएगा, किवाड़, ठीक है, किवाड़ का कपाट। तो इस प्रकार आपके एक नहीं 4 प्रश्न होते हैं, यही हमारे वीडियो देखने का बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है। बात करूं मित्रों विकल्प 2 केला, तो ये जो केला है मित्रों ये तद्भव शब्द है, ठीक है। और इसका तत्सम क्या होगा केला का, केला का जो तत्सम है वो आपको पता होगा कदली है मित्रों। क्या है, कदली केला का तत्सम होगा, केला तद्भव शब्द है। अच्छा प्रश्न है पहला प्रश्न मित्रों। पहले प्रश्न में विकल्प 2 सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा एक विशेषण शब्द है। विशेषण से पूछा है कि इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द है। खान, ईर्ष्या, दाम्पत्य या चतुर्थ विकल्प है घमंड। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर भी हम बिल्कुल मोर नॉलेज की बात करेंगे, यानी कि केवल सीधा सा उत्तर नहीं बताएंगे, स्पष्ट व्याख्या है ना, विश्लेषण होगा पूरे प्रश्न का। विशेषण शब्द कौन सा है, तो देखिए विशेषण की परिभाषा तो आप जानते हैं तो बताना जरूर नहीं है। विशेषण शब्द कौन सा है, खान है, ईर्ष्या है, दाम्पत्य है या फिर घमंड है। तो देखिए आपको बता दूं मित्रों, जैसे कि जो खान शब्द है यह संज्ञा शब्द है और इससे जो विशेषण शब्द बनेगा मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बनेगा खनिज। क्या बनेगा मित्रों, खनिज। यानी कि खनिज शब्द है वो विशेषण बनेगा, खान शब्द संज्ञा है, इसको हटा दो, ठीक है। आगे चलिए ईर्ष्या, तो ईर्ष्या शब्द भी क्या है, संज्ञा है और इससे जो विशेषण बनेगा मित्रों वो बनेगा ईर्ष्यालु। क्या बनेगा, ईर्ष्यालु बनेगा, ठीक है। घमंड भी संज्ञा शब्द है और इससे बनेगा मित्रों विशेषण शब्द घमंडी। क्या बनेगा, घमंडी। लेकिन दाम्पत्य की बात करूँ तो ये सही विकल्प है ना। दाम्पत्य क्या है, दाम्पत्य विशेषण शब्द हो जाएगा मित्रों। इसमें अगर संज्ञा की बात करूँ मैं तो संज्ञा हो जाएगी दंपति, यानी दंपति संज्ञा शब्द से ये निर्मित है दाम्पत्य विशेषण शब्द। मित्रों अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 में विकल्प 3 सही हो जाएगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 3 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 3 है, सामने जो बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है वह मेरा है, मैं कौन सा सर्वनाम है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कह रहे कि सामने जो बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है ना, तो मैं ऐसे कह दूं कि सामने जो बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है, ठीक है, सामने है वह मेरा है। अब मैं, मेरा मुंह इस तरफ है, ठीक है, मैं कह दूं कि ये जो सामने बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है ये मेरा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है। अब देखिए इसमें निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा मित्रों। क्यों, क्योंकि निजवाचक में तो होगा जैसे स्वयं, अपने आप, स्वतः, आप ही, है ना, ऐसे आएंगे शब्द, वो आ जाएगा निजवाचक, ठीक है, स्वयं के लिए प्रयुक्त। संबंधवाचक यहाँ आप करोगे कि सामने जो बड़ा सा खेत, यानी खेत का मुझसे संबंध है, नहीं। संबंधवाचक में वाक्य में ही संबंध बताया जाता है, जैसे जैसी, उतनी, जितनी, उतनी, जो, सो, ऐसे। ये संबंधवाचक नहीं होगा, आपको भ्रमित करने के लिए संबंधवाचक या निश्चयवाचक में से एक चुनना पड़ेगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक में तो कोई या कुछ आएगा जिसका हम निश्चित नहीं कर पा रहे। यहाँ तो निश्चित है कि जो खेत दिखाई दे रहा है वह मेरा है, मतलब क्या है, ये निश्चित है, यानी कि ये जो खेत है ये किसका है, ये मेरा है, ये निश्चित है ना। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा मित्रों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या जो 3 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 4 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 4 देखिए मित्रों कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। लिंग टॉपिक से प्रश्न आया है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यानी कि 3 जो विकल्प है वो तो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे और एक विकल्प है मित्रों वो किस में होगा, पुल्लिंग का होगा। तो देखिए मित्रों आपको बता दूं, अंत्येष्टि, उपासना और इच्छा, ये जो तीनों शब्द है वो तो क्या है मित्रों, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग में। जबकि मित्रों आपको बता दूं, झुरमुट शब्द है, ये झुरमुट शब्द स्त्रीलिंग न होकर मित्रों ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी मित्रों। तो विकल्प 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 4 में। चलिए मित्रों आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। क्या कहता है पांचवा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। वाक्य में कारक, तो कारक से प्रश्न आया है। वाक्य कौन सा है कि पांडवों ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी। पांडवों ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी, वाक्य में कारक कौन सा है। अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। देखिए इसमें पहली बात विभक्ति चिन्ह से पता करेंगे। तो एक तो आ रही है कि ने विभक्ति चिन्ह और दूसरा आ रहा है से, दो विभक्ति चिन्ह आ रही है। ने किस में आती है, कर्ता नहीं, यहाँ कर्ता नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसको हटा दो, कर्ता कारक दिया हुआ नहीं है वरना भ्रमित होते हैं हम। यहाँ दे रखा से। अब आपको पता है अधिकरण में तो आता है मैं पेपर, है ना। अधिकरण में क्या आता है, मैं पे पर, इसके अलावा स्थान बोधक, समय बोधक होता। संप्रदान कारक में आता है के लिए, मुख्य रूप से के लिए आता है। और अगर कहीं दान देने के निमित्त है तो वहाँ पे को भी आएगा। ठीक है, वैसे क्रम में को होता है। अब दो विकल्प बचे, एक तो बचा है दूसरा विकल्प करण कारक और एक बचा है पहला विकल्प अपादान कारक। इन दो में आपको भ्रमित हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको बता दूं, मैं करण कारक में तो जो माध्यम या फिर साधन की बात करूं वो होता है, माध्यम या साधन वो करण कारक होगा। तो इस विकल्प को हटाना पड़ेगा। यहाँ विकल्प एक सही हो जाएगा मित्रों, अपादान कारक। और जब आप अपादान कारक को पढ़ोगे, देखिए अपादान कारक, एक तो अपादान कारक पढ़ लेना, एक करण कारक पढ़ लेना, है ना। इनमें से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, अपादान कारक की बात करूँ तो अपादान कारक आपको पता है एक तो अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक भय डर के अर्थ में अलग होता है, एक शर्म या लज्जा के अर्थ में होता है, एक होता है कुछ शुरुआत होती है ना, उस शुरुआत के संबंध में, है ना, उद्भव, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। एक होता है किसी कार्य की शुरुआत, एक होती है किसी सीखने के संदर्भ में। तो सीखने के संदर्भ में पांडवों ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी, इस सीखने के संदर्भ में मुख्य रूप से अपादान कारक प्रयुक्त होता है। ये इसकी पहचान है, इसीलिए यहाँ पे अपादान कारक प्रयुक्त होता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे से विभक्ति आई है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 मित्रों, जहां विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। मित्रों प्रश्न संख्या 6 संधि से प्रश्न है। अपांग शब्द का संधि विच्छेद है। अपांग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए मित्रों थोड़ी सी एक टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, इसको सही कर देते हैं। यहाँ जो प्लस का चिन्ह है टाइपिंग मिस्टेक होता है, ये लीजिए। अब ठीक है, अपांग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अप प्लस अंग, अप प्लस अंग, अ प्लस पांग या अपंग प्लस ग। तो अपंग प्लस ग नहीं होगा, ना ही ए प्लस पांग होगा, है ना। यहाँ पे होगा दो विकल्प बचे हैं, अप जिसमें पे हलंत आएगा, हलंत आएगा तब तो वो संस्कृत भाषा हो गई। यहाँ हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है विकल्प 2 से हो जाएगा अप प्लस अंग, है ना। अपांग का हो जाएगा अप प्लस अंग। ठीक है, अब ये अपांग होता है क्या है। अपांग को सामान्य अर्थ देखते हैं तो होते हैं नेत्रों के कोर। नेत्रों के जो कोर होते हैं वो होते हैं मित्रों अपांग बोलते हैं उनको। नेत्रों के जो कोर होते हैं ना, अपनी आंखों के कोर, उनको अपांग बोलते हैं, अप प्लस अंग। ठीक है, संधि कौन सी हुई है तो आपको पता है, अप में पैम में पीछे ए आ रहा है और इधर भी ए आ रहा है, यानी कि ए प्लस ए बराबर आ, यानी कि दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण हो रहा है मित्रों। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। अच्छा प्रश्न है मित्रों। तो प्रश्न संख्या जो 6 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही है। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है, गिरहकट शब्द में समास कौन सा है। समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, ये टॉपिक मोस्ट है ना। अब देखिए जो भी मैं समास का प्रश्न लाता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ना, नॉर्मल नहीं है, हार्ड लेवल है बिल्कुल। आपको हार्ड चाहिए क्योंकि तैयारी अच्छी हो रही है। गिरहकट शब्द में समास कौन सा है। कर्ण तत्पुरुष,
अव्ययी भाव कर्म तत्पुरुष या द्वंद्व है। द्वंद्व में तो और तथा वे ये आते हैं ना, इसको हटा दो। अव्ययी भाव में पहला पद क्या आएगा, उपसर्ग आएगा, इसको भी हटा दो। अब दो विकल्प बचे। तत्पुरुष समास क्या होगा, जिसमें सभी कारक आएंगे ना, तो विभक्तियां सीधी सी पता चलती है। लेकिन सबसे पहले हमें समास का क्या आना चाहिए, विग्रह आने चाहिए। जब गिरह कट का आप विग्रह करोगे तो मित्रों क्या होगा, गिरह, गिरह का अर्थ क्या है ये भी जानना जरूरी है, जेब। ठीक है, तो इसका विग्रह हो जाएगा गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, यानी कि जेब को काटने वाला वो होता है गिरह कट। गिरह यानी जेब, कट यानी काटने वाला। गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला क्या हो जाएगा मित्रों। अब देखिए गिरह को विभक्ति कौन सी है, को, तो कर्ण तत्पुरुष में तो से विभक्ति आती है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ कर्म तत्पुरुष ही होगा। अच्छा प्रश्न है मित्रों, ये समास का अच्छा उदाहरण है। प्रश्न संख्या जो 7 है वहां विकल्प 3 सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 8 में, टॉप बिल्कुल लेवल के प्रश्न है मित्रों। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, अनु उपसर्ग नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। अनु उपसर्ग किसमें नहीं है ये देखना है। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग है लेकिन अनु किस उपसर्ग, अनु उपसर्ग किस विकल्प नहीं है ना, तो देखिए विग्रह करेंगे तभी पता चलेगा। अन्वेषण को तोड़िए, तो अन्वेषण को जब तोड़ेंगे तो मित्रों देखिए जिसका पड़ा हुआ है वही तोड़ सकेगा ना। वैसे तो फिर अन भी निकल सकता है, अनु भी निकल सकता है, ये ए भी निकल सकता है ना। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है, इन शब्दों को पढ़िए आप, है ना। तो अनु प्लस ए सन इसका सही होगा। ठीक है, अनुनय की बात करूं तो इसमें भी अनु प्लस नय होगा, यानी कि इसमें भी अनुपसर्ग होगा, इसमें भी अनुपसर्ग है, इसमें भी अनुपसर्ग। ठीक है, फिर बात करूं मैं अनुदित की, तो यहाँ पे तो बिल्कुल संधि हो रही है। देखिए ये अनु, ये नु छोटा ऊ आया है, फिर उदित में ऊ छोटा आया है ना, अनु प्लस उदित अनुदित होगा। देखिए अनुदित कोई ऐसे भी कर सकता है, अनु प्लस दित नहीं। जब जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना अभ्यास रहेगा उतना ही सही करोगे। अनु प्लस उदित, यहाँ भी ऊ छोटा आ रखा है, यहाँ भी ऊ छोटा आ रखा है, और यहाँ पे बड़ा ऊ आ रहा है, ये तो संधि हो गई ना, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, अनुर्वर की बात करूँ तो यहाँ अनु उपसर्ग नहीं है मित्रों, आप अनु कर दोगे लेकिन यहाँ अनु नहीं है, यहाँ पे अन है। अन यानी कि नहीं, उर्वर यानी उर्वर। जो भूमि उर्वर नहीं है उसे कहते हैं ऊसर, या उसे कहते हैं अनुर्वर। तो ये तो बहुत ही तगड़ा प्रश्न है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 8 जहां पे विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 9 देखिए, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है। एक और अच्छा प्रश्न है, मूल शब्द पूछा यहाँ पे, आशित, प्रत्याशित, आशा या सित क्या है। तो देखिए वही है, विग्रह करना पड़ेगा अप्रत्याशित का। ए प्रत्याशित का विग्रह मैं करूं तो देखो ए आएगा, प्रति आएगा, ये दो तो इसमें हो जाएंगे उपसर्ग। ठीक है, फिर आएगा मित्रों इसमें आशा, ये हो जाएगा मूल शब्द, और फिर आएगा इसमें इत प्रत्यय। ठीक है, देखिए ए क्या है मित्रों, उपसर्ग है, प्रति भी क्या है, उपसर्ग। पूछ सकते हैं ए प्रत्याशित शब्द में कितने उपसर्ग है, दो, एक तो ए हो जाएगा और एक प्रति, ये दो तो उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है, मूल शब्द मित्रों आशा है ना, मूल शब्द क्या है, आशा है। और प्रत्यय पूछे कौन सा है, तो इत क्या है इसमें, इत यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, कितना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, है ना, जहाँ पे आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ए प्रत्याशित में आशा शब्द मूल है, मूल शब्द आशा ही है, यानी जिस शब्द का अर्थ होता है वही इसमें मूल शब्द होगा जब उपसर्ग व प्रत्यय को तोड़ेंगे। अच्छा प्रश्न है मित्रों, विकल्प 3 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 में। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 10 देखते। प्रश्न संख्या 10 थोड़ा सा हटकर आज प्रश्न है, बिल्कुल आपके जो लेवल है, पैटर्न है एग्जाम का उसी अनुसार है। कौन सा क्रम उचित नहीं है मित्रों, कौन सा क्रम उचित नहीं है। प्रश्न किसका आ रखा है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात, प्रश्न है जो आपके शब्द युग में पढ़ोगे आप टॉपिक में, हिंदी में जो शब्द युग में पढ़ोगे मित्रों, ठीक है, शब्द युग में, वहां से आ रखा है मित्रों ये प्रश्न शब्द युग्म का, जहां पे दो शब्द समान लग रहे हैं उच्चारण के आधार पर लगभग, लेकिन अर्थ के आधार पर जो अलग हो जाते हैं शब्द युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए देखते हैं कौन सा क्रम उचित नहीं है। गज का हाथी होता है, गज का माप होता है, बिल्कुल सही है। लक्ष्य यानी लाख, लक्ष्य यानी उद्देश्य या लक्ष्य, बिल्कुल सही है। परिमाण का क्या अर्थ होता है, मुझे परिमाण दो, सबूत सही है। और परिमाण का मात्रा भी आ सकता है, या फिर मित्रों नाप तोल भी आ सकता है। ठीक है, दोनों सही है, ये भी सही है। विकल्प 1 नंबर बचा है जो गलत है, क्यों,
क्योंकि प्रसाद का महल नहीं होता, प्रसाद का होता है मित्रों कृपा। क्या होता है? कृपा। प्रसाद का कृपा और प्रासाद का नींव नहीं होता है, प्रासाद का होता है महल। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 10 है वहां विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 11वें की तरफ। प्रश्न संख्या 11वां, एक और अच्छा प्रश्न लग रहा है मुझे। प्रश्न संख्या 11वां क्या है मित्रों? वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। एक शब्द रीट वालों के लिए न्यू टॉपिक है, बिल्कुल प्रश्न आएगा यहाँ से। एक प्रश्न, अपनी धुन में मस्त रहने वाला, ये वाक्यांश है पूरा। अपनी धुन में मस्त रहने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है। जबरा, जक्की, जमेलिया, जरज। आपको पहले से पता है, जो डेली वीडियो देखते हैं, यहाँ एक नहीं सर, यहाँ पे 4 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब देखिए जबरा क्या होता है? जबरा होता है जिसके लंबे बिखरे बाल होते हैं, है ना। लंबे लंबे बिखरे बिखरे जो बालों वाला होता है ना, लंबे बिखरे बाल जिसके होते हैं, वो होता है जबरा मित्रों। जमेलिया यानी कि जो जमेला करता हो, जमेला करने वाला, यानी कि जो हमेशा जमेला मतलब झगड़ा करने वाला। जारज, जारज को कह दूं मैं नाजायज संतान। और नाजायज भी कैसे? कि किसी जो पत्नी है उसके मतलब जो पति है, उस पति को छोड़कर अन्य पति से जो उत्पन्न संतान है, वो उस स्त्री के लिए जारज हो गया, नाजायज संतान होगी मित्रों। ठीक है, जारज का आ गया, जमेलिया का आ गया, जबरा का आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। अपनी धुन में मस्त रहने वाला, इस धुन शब्द को एक और शब्द कहते हैं, धुन कहूं या मैं जक भी कह दूं, अपनी धुन या जक, वो कहता है मित्रों जक्की। क्या कहेंगे उसे? जक्की कहेंगे। अपनी धुन या अपनी जक में मस्त रहने वाला वो होता है जक्की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12वें पर। अच्छे अच्छे प्रश्न आ रखे हैं मित्रों आज। प्रश्न संख्या 12वां, किस विकल्प में विलोम उचित नहीं है? विलोम गलत किस में है मित्रों? देखिए, आवास का प्रवास, ये विलोम तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही है ये। आवास क्या होता है? स्थायी जगह, है ना, जहाँ हम रहते हैं वो स्थायी जगह आवास। प्रवास है स्थायी जगह, है ना। जैसे दूसरी जगह रहने वाला या विदेश में रहने वाला वो प्रवासी कहलाता है। ठीक है। अनुरक्त या विरक्त, अनुरक्त होता है जैसे एक ही चीज़ से जो ज़्यादा जुड़ा हो वो होता है उस चीज़ का अनुरक्त। लेकिन मुख्य रूप से अनुरक्त का सामान्य अर्थ देखें तो वो प्रेम से होगा। जैसे किसी से ज़्यादा प्रेम करने वाला, वो अनुरक्त। और विरक्त, विरक्त कहते हैं जैसे गृहस्थ को छोड़ दिया, जैसे सन्यासी, वो हो गया विरक्त। अल्प प्राण महाप्राण जानते हो, कम मात्रा, ज़्यादा समय, ज़्यादा मात्रा ना, ये तीनों विलोम सही है। लेकिन दुर्लभ का अलभ नहीं होगा मित्रों। दुर्लभ जहाँ जाना कठिन हो, है ना, सॉरी, दुर्लभ का होता है जिसे पाना कठिन हो, सुलभ जिसे आसानी से पाया जा सके। तो दुर्लभ का सुलभ होता है मित्रों, न कि अलभ। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों विकल्प नंबर जो 4 है वो सही हो जाता है प्रश्न संख्या 12वें में। आगे चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 13वां देखिए। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शब्द शुद्धिकरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे इसे हार्ड टॉपिक बताते हैं हिंदी व्याकरण का। देखते हैं, अच्छा टॉपिक है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा शब्द शुद्ध है मित्रों, है ना? बहु, बलिष्ठ, ब्रिज या प्रकुटी। तो देखिए आपको बता दो, जो बहु शब्द है मित्रों वो बिल्कुल सही है। बहु ऐसे ही लिखा जाता है ना, इसमें ऊ बढ़ाएगा। बहु, हु में आप छोटा कर दोगे वो गलत है। ठीक है, बलिष्ठ शब्द गलत है मित्रों, बलिष्ठ में टे नहीं आएगा, बलिष्ठ होता है यानी मजबूत, बलिष्ठ नहीं बलिष्ठ होता है। ये ब्रिज नहीं होता है मित्रों, ये होता है ब्रज। ठीक है, और ये ब्रकुटी नहीं होता है, ये होता है ब्रकुटी, टी छोटा आएगा इसमें। ठीक है, अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 13वां, प्रश्न संख्या 13वें में विकल्प 1 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14वें की ओर। प्रश्न संख्या 14वां क्या है मित्रों? प्रश्न संख्या 14वां, पानी पानी होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ये मुहावरा है मित्रों, पानी पानी होना। ठीक है, इसका सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ? तो पहली चीज़ तो हमें इसका क्या आना चाहिए, इस मुहावरे का अर्थ आना चाहिए। तो मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी पानी होना, मुहावरे का अर्थ है मित्रों शर्म से लज्जित होना, है ना, यानी कि शर्म से लज्जित होना, ये इसका मुख्य अर्थ हो जाएगा मुहावरे का। अब ये किस वाक्य है? जैसे शरीर में पानी ही पानी, तो इसका मतलब क्या है? शरीर में शर्म से लज्जित हो रहे हैं, गलत।
अतिवृष्टि से सर्वत्र पानी पानी हो गया, यानी कि ज़्यादा बारिश हो गई तो उससे श्रम से लज्जित हो गए, ये भी गलत। ताज़ी जलेबियाँ देखकर मेरा मुंह पानी पानी हो गया, तो ताज़ी जलेबियाँ देखकर श्रम से लज्जित हो गए, ये भी गलत। चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, ये सही है। यानी कि चोरी जब पकड़ी गई तो फिर क्या आई, शर्म आई और शर्म से लज्जित हो गए, है ना। ये विकल्प सही बैठ रहा है ना। तो मित्रों विकल्प 2 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 14वें में। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 15वें पर। प्रश्न संख्या 15वां, अब तक वह सो गया होगा अर्थ के आधार पर वाक्य। वाक्य देखो एक तो रचना के आधार पर होते हैं, जो आप पढ़ते हो मुख्य रूप से सरल, संयुक्त, मिश्र, लेकिन कभी अर्थ के आधार पर भी पढ़ा करो। मुख्य रूप से अगर पूछे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो कितने बताओगे आप, 3 बताओगे, 3 मत बताना, 2 बताना। एक तो होते हैं मित्रों मुख्य रूप से रचना के आधार पर, और एक होता है फिर अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर 3 होते हैं, संयुक्त, सरल, मिश्र। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, है ना। तो अर्थ के आधार पर वाक्य है, ये किस प्रकार वाक्य, अब तक वह सो गया होगा, गया होगा, ये आज्ञा है क्या। आज्ञावाचक कौन सा होगा, जाओ सो जाओ, आज्ञा दे दी, वो हो जाएगी। इच्छावाचक, इच्छावाचक क्या होगा, मैं सोना चाहता हूँ, ये उसकी इच्छा हो गई। ठीक है, ये हो जाएगा मित्रों संदेहवाचक। यहाँ पे संदेह है कि अब तक वह सो गया होगा, मतलब है हो सकता है कि सोया भी है या नहीं, है ना। और विधानवाचक, विधानवाचक यानी कि जो सामान्य हो, सामान्यवाचक, है ना, जैसे जैसे वह सो रहा है ना, ये होता है। तो अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 15वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। तो दोस्तों ये है आज के हिंदी व्याकरण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मित्रों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।